हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ एनाटॉमी। एब्डोमेन की एनाटॉमी हम कर रहे हैं BD चौरासिया वॉल्यूम 2 से चैप्टर नंबर 17 आज करेंगे, विच इज़ अबाउट मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। अच्छा, मेल जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं इसको हम एक्चुअली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दोज विच आर विद इन द पेल्विक कैविटी, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की हम बात करेंगे, बट टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। सो दीज आर द जेनाइटल ऑर्गन्स विच आर एक्चुअली आउटसाइड द पेल्विक कैविटी। और बेसिकली पर्पस ये होता है कि देखें, मेल जेनाइटल ऑर्गन में जो मेल गोनेड है विच इज़ द टेस्टिस, दो टेस्टिस हैं हमारे पास राइट एंड लेफ्ट, उनमें कौन सा एक प्रोसेस होना है स्पर्मेटोजेनेसिस का, विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब ये जो स्पर्म की जनरेशन है दैट हैपेंस विद इन द टेस्टिस, और इसके लिए अ लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल विच इज़ अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इफ द टेस्टिस आर प्रेजेंट in the abdomen, suppose that's a torso of a person, lower limbs, and this is the abdomen. So if the testes are present in the abdomen, they will be facing a temperature of about 37 degrees centigrade, which is a little higher for testes to form the sperm. They cannot make sperms at this particular temperatures. Therefore nature ने design ऐसा रखा है कि these testes they descend and they hang outside the body. So basically pelvic cavity से बाहर हैं एक अलग से पाउच में, उस पाउच को हम नाम देते हैं स्क्रोटम, और इस स्क्रोटम में ये टेस्टिस हैंग करती हैं। सो इस सबसे फ़ायदा ये हमें होता है कि द टेस्टिस आर प्रेजेंट एट अ टेम्परेचर विच इज़ बिलो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम टेम्परेचर पर हैं, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो ठीक ठाक हो सके। ठीक है। Now, since the urethra serves both the function of urination as well as ejaculation, there is only one tube enclosed in the urogenital triangle. That's an important point because जो male external genital organ externally hanging, the penis, इसी में से पूरी यूरेथ्रा गुजरती है, बिकॉज यही जो जेनाइटल ऑर्गन है दैट सर्व्स टू जॉब्स। नंबर वन, इट इज़ द वन फॉर यूरिनेशन, यूरिन भी इसी में से पास होगा बिकॉज द यूरेथ्रा इज देयर, एंड द अदर वन इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन का मतलब है जो स्पर्म्स टेस्टिस में बनते हैं वो भी इसी यूरेथ्रा से बाहर आते हैं। अच्छा, फीमेल्स में सेटअप डिफरेंट है। फीमेल्स में यूरेथ्रल ओपनिंग जो है उसमें से सिर्फ यूरिन रिलीज होगा, और बाकी जो उसके जेनाइटल ओपनिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। सो वजाइना, सर्विक्स और फिर यूट्राइन कैविटी एंड फैलोपियन ट्यूब्स, तो वो एक अलग सेटअप है। जो ओवम है दैट कम्स फ्रॉम द ओवरी टू द फिम्बरी टू द फैलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस एंड देन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू सर्विक्स वजाइना। लेकिन और यूरेथ्रा अलग से होगी विच ओपन्स इनटू द वजाइना। अब मेल में एक ही ट्यूब है, वो यूरिनेशन का भी काम कर रही है और इजैक्यूलेशन का भी काम कर रही है। ओके, सो विद दिस बेसिक कॉन्सेप्ट लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जो कि दो हमें डिस्कस करने हैं। वन इज द पेनिस विच इज़ द मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब, हम जब ये वर्ड यूज़ करते हैं कॉपुलेशन, इसका मतलब ये है कि बिकॉज दिस इज एन इरेक्टाइल ऑर्गन मीन्स इट कैन becomes hard as required. Okay, now because it can become hard, it can penetrate into the vagina. Okay, and this penetration is important because with this penetration, once the sperms are released, sperms enter into the female genital tract and they travel all the way to the fallopian tube, and if the ovum is there, it causes the process of fertilization. This is how reproduction takes place. So penis is the organ which becomes erect and enters into the female genital tract. अब इस प्रोसेस को, इसको हम कहते हैं copulation. Copulation means entry of penis into the female genital tract. That process is called copulation and the penis is therefore known as copulatory organ. दूसरा जो external genital organ है that is the scrotum. Now scrotum is the bag जिसके अंदर testes होते हैं. So this is also hanging outside the body. So scrotum contains testes as well as the associated structures, और जो associated structures हैं वो हैं for example epididymis. Okay, spermatic cord का भी कुछ part है जो external genitalia में हम पढ़ते हैं, but that has been discussed in chapter number 16. So अभी हमारा टॉपिक नहीं है। इस चैप्टर में प्राइमरीली मुझे आपसे डिस्कस करना है द एनाटॉमी ऑफ पीनस एंड द एनाटॉमी ऑफ स्क्रोटम। ये तो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द एनाटॉमी ऑफ पीनस। पीनस इज द मेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। ये जो वर्ड अभी मैं यूज कर रहा था, कॉपुलेशन का ऑर्गन है। सो दिस इज द टॉर्सो ऑफ द पर्सन, और ये अंदर से उसके ट्यूबिंग दिखा रहे हैं, बट दैट इज हाउ इट हैपेंस इन द मेल बॉडी। द पीनस हैंग्स आउट ऑफ द बॉडी, देयरफॉर इट इज नोन एज एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, बॉडी के बाहर है। एंड द टेस्टिस आर ऑल्सो हैंगिंग इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्क्रोटम। Okay, so penis is a copulatory organ, ये याद रखना है आपको।
पीनस की पूरी लेंथ में से यूरेथ्रा गुजरती है. सो यूरेथ्रा इज अ ट्यूब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू थिंग्स. नंबर वन, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, फॉर यूरिनेशन. सो यूरिन भी इसी में से पास होती है. एंड नंबर टू, इजैक्यूलेशन. स्पर्म्स भी इसी ट्यूब में से निकलते हैं. सो यू नो इट इज़ अ सिंगल ऑर्गन फॉर डबल पर्पस. नाउ स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं पीनस के. पीनस को इस तरह से हम डिवाइड करते हैं कि देयर इज़ अ रूट ऑफ पीनस, that is one structure, and the other one is the body which is the hanging free portion. तो अगर इस डायग्राम पे इस बात को हम समझने की कोशिश करें कि what is the root and what is the hanging part, so basically this is the penis which is divided into this portion जो कि root कहलाता है. root simply means कि वो portion जिसकी वजह से ये penis फिर body के different parts के साथ attached है, and then there is a hanging portion जो यूं बाहर मौजूद है. this hanging portion is the hanging portion. this is known as the body. That is the, so ये दो parts हैं इसके. there is a body and there is a root. अब root का भी structure हमें study करना है और फिर body का भी structure study करना है. basic देखें concept ये है कि we have the pubic bones and then we have the pelvic fascia here. So there are some structures जो penis को यहाँ root पे support देते हैं. So ये जो supporting structure हैं, these are basically known as root of penis. और ये देखें mechanics के लिए ज़रूरी है. कोई भी जब building भी खड़ी होती है तो पहले उसकी बुनियाद डालते हैं ना. So the base is very important. base अगर अच्छी बनी होती है तो फिर pillars लगते हैं और फिर उस पर building खड़ी होती है. बिल्कुल ऐसे ही this base is basically which is known as the root in this instance. इस बेस या रूट का काम है पीनस का जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट देना. एंड ऑब्वियसली व्हेन दी पीनस बिकम्स इरेक्ट, तो इसके इरेक्शन के वक्त इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पीछे कोई बेस मजबूत हो, अदरवाइज द स्ट्रक्चर वुड कोलैप्स. तो लेट्स सी के रूट के स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं और कौन से रूट के स्ट्रक्चर हैं जो पीनस को सपोर्ट देते हैं. द रूट ऑफ द पीनस इज सिचुएटेड इन द सुपरफिशियल perineal pouch. It is composed of three. Now that's an important point. ये तीन masses हैं, masses of erectile tissue, और वो उनके नाम क्या हैं? There are two crura, crus on one side and crus on the other side. Plural हम इसको नाम देते हैं crura. And there is one bulb. अब ये जो तीन चीज़ें हैं ना, टू क्रूरा एंड वन बल्ब, ये तीन स्ट्रक्चर्स दे आर इरेक्टाइल मासेस. जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं इरेक्टाइल मास, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि दे कैन बिकम इरेक्ट. सो दे हैव द कैपेसिटी टू, और हम इरेक्शन का प्रोसेस अभी यहाँ समझेंगे इस चैप्टर में कि इरेक्शन होती कैसे है. सो दे कैन बिकम इरेक्ट, और इसलिए इन मासेस को हम नाम देते हैं इरेक्टाइल टिश्यू. अब ये जो क्रस हैं, ईच क्रस इज फर्मली अटैच्ड टू द मार्जिन्स ऑफ द प्यूबिक आर्च. ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा ना कि ये अटैच होगा टू सम इंटरनल डीप स्ट्रक्चर्स ताकि बेस प्रोवाइड कर सके पूरे पेनिस को. सो इट इज अटैच टू द प्यूबिक आर्च एंड इज कवर्ड विद द इश्यू कवर्नोसिस. अभी मैं दिखाता हूँ डायग्राम पे. द बल्ब is attached to the perineal membrane in between the two crura. It is covered with the bulbospongiosis. So ये दो आपने नाम याद रखने, ischiocavernosus and bulbospongiosis, और अभी I will show you them in the picture. Its deep surface is pierced by the urethra which traverse its substance, ये हम बल्ब की बात कर रहे हैं, to reach the corpus spongiosum जो कि बॉडी में है. This part of the urethra within the bulb shows a dilation in its floor which is known as intrabulbar navigation. Now this is too much information which we have to understand very clearly, because ये नहीं समझ में आएगा तो बॉडी समझ में नहीं आएगी. So let's start our discussion by looking at these diagrams. So look at this diagram, for example. What they are showing here is this is the body of the penis and this is the root of the penis. So basically the penis has been cut and separated at this particular part. तो ये part इधर निकल गया, ये part इधर निकल गया. ये body है which is the hanging part, और ये deep part है root जो support provide करेगा. अब जो root of the penis है, इसमें टोटल तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने याद रखने हैं. दो स्ट्रक्चर क्रस कहलाते हैं. दिस is the crus of one side, this is the crus of the other side, and this is basically erectile tissue. तो इसमें जब blood आएगा, it will be engorged with the blood and it will become erect. और एक central part है which is known as the bulb of the penis, और इस bulb of the penis में urethra गुजरती है. So bulb of the penis के इर्द गिर्द जो muscle है, that is called bulbospongiosis. क्रस जो हैं, ये क्रूरा, इनके इर्द गिर्द जो मसल है, दैट इज नोन एज इशियोकवर्नोसिस. सो यू हैव टू रिमेंबर कि व्हाट आर द थ्री स्ट्रक्चर्स. इन तीन स्ट्रक्चर्स में से टू आर क्रूरा
एंड वन इज बल्ब, ओके। और क्रूरा के इर्द गिर्द कौन सा मसल मौजूद है? इशियो कवर्नोसिस। और बल्ब के इर्द गिर्द कौन सा मसल मौजूद है? बल्बो स्पॉन्जियोसिस। यूरेथ्रा किस में से गुजरती है? क्रस्ट में से या बल्ब में से? इट इज गोइंग थ्रू द बल्ब, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज स्ट्रक्चर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, जो मैंने आपको बताया, 2 क्रस और एक बल्ब, ये पीनिस की बॉडी में भी कंटिन्यू होते हैं और फिर इनके नाम बदल जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ सेंटर में बल्ब मौजूद है ना, सो ये बल्ब जब बॉडी में कंटिन्यू करता है, सो दिस बिकम्स कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, यू सी, यही कंटिन्यू करता है। और इसी कॉर्पस स्पॉन्जियोजम में से भी यूरेथ्रा। सो इमेजिन दिस इमेज एज अ कनेक्टेड डायग्राम। इसको आप ऐसे, अगर ये तो यहाँ अलग किया हुआ है ना, काटा हुआ है इसको, पीनिस की बॉडी अलग कर दी है और उसका रूट अलग कर दिया है, लेकिन अगर ये ऐसे कंबाइन होता, एक ही स्ट्रक्चर होता, तो सोचें ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोजम है वो जाके कंबाइन होता इस बल्ब के साथ, और यहाँ साइड पे जो कॉर्पस कवर्नोजम है वो क्रस के साथ ज्वाइन होते हैं। सो बेसिकली आपको बात ये याद रखनी है कि रूट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि क्रस, ये वाला क्रस और ये वाला क्रस, ये भी कंटिन्यू करते हैं पीनस में, और जो बल्ब है ये भी कंटिन्यू करता है पीनस में बॉडी तक, ओके। और इनके नाम बदल जाते हैं। सो रूट में फॉर एग्जांपल हम इन्हें कहते हैं राइट एंड लेफ्ट क्रस, बॉडी में हम इनको नाम देते हैं कॉर्पस कवर्नोजम। रूट में हम नाम देते हैं बल्ब और बॉडी में हम नाम देते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। सो ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गए हैं, तो यू आर डन विद द रूट। All you need to remember is there are 3 structures. 2 of them are called crus. One of them is known as bulb. Bulb के इर्द गिर्द बल्बो स्पंजियोसिस मसल है और क्रूरा के इर्द गिर्द इशोकवर्नस मसल है। यूरेथ्रा गुजर रही है फ्रॉम द बल्ब स्ट्रक्चर, ओके। सो दैट्स द रूट। अब बॉडी की बात करते हैं। बॉडी ऑफ द पीनिस या हैंगिंग पार्ट ऑफ द पीनिस, दिस इज द पार्ट ऑफ द पीनिस विच इज द हैंगिंग पार्ट। और ये जो हैंगिंग पार्ट, इट इज कंप्लीटली एनवेलप्ड बाय स्किन। इट इज कंटिन्यूअस विद द रूट इन फ्रंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिस सिम्फिसिस, यानी ये अलग नहीं है, ये रूट के साथ कंटिन्यूअस है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ इसको अलग अलग करके दिखाया है, लेकिन ये ऐसे एक्चुअली एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो इट इज कंपोज ऑफ 3 इलोंगेट। यहाँ पर भी 3 इरेक्टाइल टिश्यूज मौजूद हैं। देखें, रूट में भी देयर वर 3 इरेक्टाइल टिश्यूज। 2 ऑफ देम वर द क्रूरा एंड 1 ऑफ देम वाज द बल्ब। ऐसे ही था ना। तो बॉडी में भी देयर आर 3 इरेक्टाइल टिश्यू एंड ड्यूरिंग द इरेक्शन ऑफ द पीनिस these erectile tissue becomes engorged with blood. Now that's a very important point. देखें, मुझसे अक्सर स्टूडेंट ना ये they have hard time understanding the process of erection. Erection is simple. Erection का फिनोमिना ये है कि पीनस में आने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज आर्ट्रियोल्स हैं, they under parasympathetic supply they become engorged with the blood. उनमें ब्लड भर जाता है and once they are engorged with the blood, venous flow जो है वो भी ब्लॉक हो जाता है। तो होता ये बेसिकली कि इन इरेक्टाइल मासेस के अंदर ब्लड बहुत प्रेशर में जमा हो जाता है और उस ब्लड के इंगॉर्जमेंट की वजह से द पीनस बिकम हार्ड। इसको आप ऐसे समझें कि गाड़ी आप सबने देखी है ना, उस गाड़ी में टायर होता है। पहले होता था उस टायर के अंदर एक ट्यूब होती थी, देयर यूज्ड टू बी अ ट्यूब। अच्छा, उस ट्यूब में अगर आप एयर भर दें, हवा भर दें, तो ये जो ट्यूब है इट बिकम्स अ टफ एंड इरेक्ट टाइप ऑफ टिश्यू ना। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि टफ हो गया है, हार्ड हो गया है। अब इसके अंदर कोई बोन भी नहीं है, इसके अंदर कोई हार्ड स्ट्रक्चर भी नहीं है, इट इज़ सिंपली अ रबर ट्यूब। लेकिन ये हार्ड क्यों हो गया, ये टफ क्यों हो गया? बिकॉज आपने इसके अंदर प्रेशर से हवा भर दी है। बिल्कुल ऐसे ही आपके इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर प्रेशर से ब्लड भर जाता है, तो दे बिकम वेरी वेरी हार्ड, ओके। और इनके हार्ड होने की वजह से पीनस बिकम्स इरेक्ट। दीज मासेस आर राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कवर्नोजा। अब हम बात कर रहे हैं बॉडी ऑफ पीनस की। देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो रूट ऑफ पीनस है उसमें भी 3 इरेक्टाइल मासेस हैं। सो इफ यू डिवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ पीनस इनटू अ रूट एंड अ बॉडी, तो रूट के अंदर भी देयर आर 3 इरेक्टाइल मासेस। इन 3 इरेक्टाइल मासेस में से 2 क्रूरा हैं और एक कहलाता है बल्ब, ठीक है। अब जो बॉडी है, बॉडी में भी 3 इरेक्टाइल मासेस हैं। इसमें से 2 इरेक्टाइल मासेस को हम नाम देते हैं कॉर्पोरा कवर्नोजा। मैं जो यहाँ आपको डायग्राम में बता रहा था, कॉर्पस कवर्नोजम या कॉर्पोरा कवर्नोजा, दैट एक्चुअली इज कंटिन्यूअस विद द राइट एंड लेफ्ट क्रस। तो ये राइट और लेफ्ट कॉर्पोरा कवर्नोजा
2 of them are the corpora cavernosa और 1 जो बाकी एक बच गया वो क्या है, that is in the median plane and the corpus spongiosum. अब ये जो corpus spongiosum है it is continuous with the bulb. तो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ, ठीक है. द पीनस हैज अ वेंट्रल सरफेस दैट फेसेस बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड अ डॉर्सल सरफेस दैट फेसेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड. यानी इफ वी इमेजिन दिस सिचुएशन, अ पर्सन इन द स्टैंडिंग पोजीशन एंड यू आर लुकिंग एट दैट पर्सन फ्रॉम द साइड, तो ये वाली जो सरफेस होगी पीनस की जो ऊपर से नजर आ रही है दैट इज द डॉर्सल सरफेस, और जो नीचे की तरफ है या बैकवर्ड साइड पे है दैट सरफेस, दिस इज नोन एज द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पीनस. सो पीनस हैज दीज टू surfaces, dorsal and venous. So that's in the non-erectile position. Once the penis becomes erectile tissue, it becomes like this. Then it has this upper surface, which is the dorsal surface, and this lower surface, which is the ventral surface. But when it is non-erectile, जो ventral surface है, it goes downward and backward. और जो dorsal surface है, it is upwards. Okay? Simple stuff. Right. Now the 2 corpora cavernosa. Now try to memorize. जब कभी ये नाम आपके सामने आए तो आपने याद रखना है कि भाई ये corpora cavernosa बात हो रही है तो ये actually हैं क्या. So corpora cavernosa कहाँ होते हैं? They are present in the root or they are present in the body. So they are present in the body of the penis. We know that because जो root में है उसको तो हम crura नाम देते हैं. ये corpora cavernosa है. That's in the body. They are forward continuation of the crura. बात समझ में आती है कि ये दोनों, मैं बार बार ये बात बता के अब मैं थकने लगा हूँ. आई होप आपको समझ में आ गई. सो जो रूट के राइट और लेफ्ट क्रस हैं दे कंटिन्यू इन द कॉर्पोरा cavernosa. Okay, the simple stuff कई दफ़ा डिस्कस कर ली. They are in close apposition with each other throughout their length. The corpora cavernosa do not reach the end of the penis. Each of them terminate under cover of the glans penis in a blunt conical extremity. यानी ये जो corpora cavernosa हैं, these corpora, you see, they end here. ये बिल्कुल glans penis के बिल्कुल start पे रुक जाता है. So this is the limit of corpora cavernosa. Right? They are surrounded by the strong fibrous capsule known as tunica albuginea. इनकी covering का नाम है. The tunica albuginea has a superficial longitudinal fibers enclosing both corpora. Basically उसके support के लिए हैं. और जो corpora spongiosum है, which is again present in the body, it is continuous with the bulb. ठीक है, रूट के बल्ब के साथ. So it is a forward continuation of the bulb of the penis. Its terminal part is expanded to form a conical enlargement known as the glans penis. So ये जो glans penis है, this glans penis, जो आपके penis का top है, the head of the penis, it is actually the terminal part of corpora spongiosum. So your glands basically, I mean imagine this, आपको ये बात पता थी? It's fancy name. So you can now say that your glans penis is basically the expanded terminal portion of corpora spongiosum. Okay? Let us now continue. Throughout its whole length, it is traversed by urethra. Like corpora, it is also surrounded by fibrous sheath. ये पूरी की पूरी लेंथ में what is passing through this is urethra. It's an important thing to remember. Urethra passes through corpus spongiosum in the body and urethra passes through the bulb in the root. Okay? ये आपको याद रखना है क्योंकि बाकी जो erectile tissue हैं यानी क्रस के अंदर, राइट क्रस और लेफ्ट क्रस के अंदर, या कॉर्पस कैवर्नोजम के अंदर, राइट और लेफ्ट कॉर्पस कैवर्नोजम के अंदर यूरेथ्रा नहीं होती. यूरेथ्रा रूट की बात करें तो बल्ब में है और यूरेथ्रा बॉडी की बात करें तो कॉर्पस स्पॉन्जियोजम में है. Okay, it's an important concept to remember. Now the base of the glans penis has a projecting margin which is known as the corona, which is a crown-like big structure. और ये shape इस तरह होती है because it then helps penetrate the vagina. Because remember what is penis? Penis is a copulatory organ. इसका काम क्या है? इसका काम है to enter the female genital tract. तो the structure has to be accordingly. इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी ना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए. नंबर 1, इट शुड बी एबल टू बिकम इरेक्ट, और ये इरेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यू जो बॉडी में भी हैं और जो बेस में भी हैं, रूट में भी हैं. और दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि शेप अप्रोप्रिएट हो. सो दैट कॉनिकल शेप ऑफ द ग्लैंड्स पीनस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल in penetrating the female genital tract. Okay, within the glands the urethra shows a dilation which is known as the navicular fossa. So it should be there in the diagram as well कि ये जो urethra है glands penis में आके extend हो जाती है इस तरह, called the navicular fossa. It's very important mechanical arrangement because इसकी वजह से यूरिन एक प्रेशर के साथ बाहर निकलता है क्योंकि urethra का diameter कम है, navicular fossa का diameter ज़्यादा है. So that's a mechanical arrangement for proper streaming of urine.
Now the skin covering the penis is very very thin. All those who have penis know this, and dark in color. It is loosely connected with the facial sheath of the organ. At the neck, it is folded to form the precupi. Precupi is also known as the foreskin, which in certain religion and races and geographic ethnicities, foreskin is released by, this is a very, very common procedure in a lot of areas of the world. So they just simply remove the foreskin. But if the foreskin is present, it is present. It is also known as precupi. And on the undersurface of the glans penis at this particular area, there is this area undersurface, this particular area, there is a frenulum, which is a fold of the skin as well, frenulum. The potential space between the glans and the precupi. So basically ये जो glans penis है, if it is all surrounded by the skin, covered by the skin, एक diagram और दिखाता हूँ आपको तो उसमें ये मज़ीद clear हो जाएगा. So for example here you for example cannot actually see the glans penis because it is all covered with the skin. So ये जो skin है which is covering the glans, this is known as precupi. और इस precupi के अंदर या foreskin के अंदर जो space बन जाता है, that is known as the preputial sac. और इसमें कुछ sebaceous secretions जमा होती हैं which are called smegma. तो ये सारे terms आपको पता होने चाहिए. What is foreskin? It is the skin covering the glans. Then there is a gap between the glans penis and this skin. This is called preputial sac, which may be filled with smegma. Superficial fascia of the penis consists of very loose. So there is a skin, then there is superficial fascia, loose connective tissue, completely devoid of fat, no fat there. It may contain a few muscle fibers. It is continuous. So this is all routine stuff. The deep layer of the superficial fascia is membranous and is known as the fascia of the penis or deep fascia of the penis or the buccal fascia. They're all the same things. Either you call it the deep fascia of the penis or the fascia of the penis or the buccal fascia. They are actually all the layers of superficial fascia. ये सब superficial fascia की deep layers हैं. They are not the deep fascia themselves. They are superficial fascia but उसकी deep layer. ठीक है, buccal fascia नाम याद रखना है. It surrounds all the three masses of erectile tissue, but does not extend into the glands. Glands तक नहीं जाता, पीछे रुक जाता है. Deep to it, there are deep dorsal vein, dorsal arteries, and dorsal nerves of the penis. Proximal, it is continuous with the dartos, which is a muscle surrounding, scrotum की skin layer में, and with the fascia of the urogenital triangle. These structures, अभी जिनका नाम लूँगा, they are the support of the body of the penis. They have a couple of ligaments called the fundiform ligament and the suspensory ligament. Even if you just remember the name, you are good. नाम भी नहीं पता फिर मसला है. So fundibular जो ligament है, which extend downward from the linea alba. Remember this name, and splits to enclose the penis basically. So fundiform ligament connected with the linea alba. ये आपको पढ़ना होगा क्या है, rectus sheath में जाके मेरी वीडियो देखें. Then there is another ligament known as the suspensory ligament, lies deep to the fundiform ligament. It extends from the pubis symphysis and below. ये blend कर जाता है with the fascia on each side of the penis. So these are two important support structures, fundiform ligament and suspensory ligament. अब कौन-कौन सी arteries supply करती हैं? Very important because ये arteries are obviously then connected with the process of erection. क्योंकि मैंने आपको बताया कि erection में the blood flow is increased, and because the blood flow is increased, the erectile structures in the penis, they become engorged with the blood. उनमें blood भर जाता है, और जब blood भर जाता है तो वो erect हो जाते हैं. और ये erection requirement है copulation की. Remember देखें आपकी body में हर organ उस requirement के हिसाब से बना हुआ है. So penis की बात कर रहे हैं, so it's a copulatory organ, और जो copulatory organ होगा उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि it has to be erect and it has to be shaped accordingly. उसकी shape ख़राब नहीं होनी चाहिए, यानी it has to be like this shape so that it can enter properly. ओके, नाउ ब्लड सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना इरेक्शन के लिए. कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो सप्लाई कर रही हैं? देयर इज अ डीप आर्टरी ऑफ पीनस व्हिच रन्स in the corpus cavernosum. Now when this word comes in, you should be able to know where is the corpus cavernosum, these side erectile structures in the body. So these arteries run in the corpus cavernosum. It breaks up into the arteries that follow a spiral course and now known as the halicine arteries. So these halicine arteries are the primary arteries जिसमें blood supply बढ़ती है because of the parasympathetic
input from the autonomic nervous system so that the blood supply is increased and erection happens. And then there is a dorsal artery of the penis that runs in the dorsum of the deep fascia and dorsal side of the penis basically, and supplies the glans penis and distal part of the corpus spongiosum. तो ये arteries आपने दोनों याद रखनी है, very very important. Then there is an artery for bulb of the penis, so that is in the root. The bulb is in the root, है ना? Then the femoral artery gives off superficial external pudendal which supplies the skin and the fascia. So जो skin और fascia को artery supply कर रही है, इसका erection में basically role नहीं होगा, okay? अब veins कौन कौन सी हैं? The veins in the penis, there is a dorsal vein, superficial and deep. These are all unpaired. The dorsal is unpaired, यानी एक ही होगी. Superficial भी unpaired है, deep भी unpaired है. Superficial dorsal vein drains the precupi, यानी foreskin, and the penile skin. It runs back and in the subcutaneous tissue and inclines to the right and left before it opens into one of the external pudendal vein. देखें यहाँ पे we had all the arteries that we discussed. Now we are talking about the veins which carry the blood from the penis. Then there is a deep dorsal vein which is lying deep to the buccal fascia. Buccal fascia क्या था? Superficial fascia or deep fascia? It's the superficial fascia का deep part, membranous part, ठीक है? Then near the root of the penis it passes deep to the suspensory ligament through the gap between. It's not important. इसका root याद रखना ज़रूरी नहीं है, okay? Now the nerve supply of the penis, which is actually very important, because erection सारा इसके साथ connected है. The sensory nerve supply to the penis is derived from dorsal nerve of the penis, very important, and ilioinguinal nerve, because you know glans is extremely sensitive और उसको touch करने से erection का पूरा process start होता है. So that these are the nerves which carry the sensory fibers. The muscles of the root of the penis are supplied by the perineal branch of the pudendal nerve. So all these nerves must remember. अच्छा, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मैं आपको एक जनरल प्रिंसिपल बता देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए और फिर यू कैन रीड द टेक्स्ट. अब ऑटोनॉमिक सप्लाई ऑफ पीनस का जनरल प्रिंसिपल ये है कि देयर इज ऑब्वियसली इट्स अ कॉपुलेटरी ऑर्गन ना, सो यू नीड टू पॉइंट मतलब इरेक्ट होना होगा पेनिस को, एंड देन यू हैव टू शूट का मतलब ये है कि इजैक्यूलेशन. सो फॉर पेनिस टू बी अ गुड कॉपुलेटरी ऑर्गन इट शुड बी एबल टू पॉइंट एंड शूट. पॉइंट करेगा यानी इरेक्ट होगा एंड देन इट विल शूट, इट विल रिलीज द स्पर्म. सो पॉइंटिंग का काम है P for point and P for parasympathetic. So जो erection का phenomena है that is largely controlled by the parasympathetic supply because pointing is by parasympathetic, और जो shooting है यानी sperm release होना ejaculation that is by the sympathetic nervous system. So that's the general formula which you have to remember. ठीक है, अब इसकी यहाँ पढ़ लेते हैं. The autonomic nerves are derived from pelvic plexus via the prostatic plexus. The sympathetic supply is vasoconstrictor and the parasympathetic supply is vasodilator. Now you should be able to understand this कि जो parasympathetic है वो vasodilator है. Vasodilator होगा तो blood vessels यानी arteries जो penis में हैं उनका size बढ़ेगा. Size बढ़ेगा तो blood supply बढ़ेगा. Blood supply बढ़ेगा तो blood will be engorged. Blood engorgement होगी तभी जाके erectile tissue hard होंगे. So parasympathetic supply is associated with vasodilation and thus erection. Okay, and they are distributed both sympathetic parasympathetic by the branches of the pudendal nerve. So remember this point and shoot. Parasympathetic is to point and sympathetic is to shoot. Right, now lymphatic drainage drain into the deep inguinal nodes, also known as the gland of Cloquet. Lymphatics from the rest of the, ये हम glands की बात कर रहे थे, बाकी rest of the penis है, it drains into superficial nodes. So remember this point, okay, glands into deep nodes, inguinal, and the rest of the penis into superficial inguinal nodes. Now the last bit that I have to talk about in penis is how the erection mechanism work. इस पे मैंने already बात कर ली है कि basically डायलेशन ऑफ द हेलिसाइन आर्टरीज, और डायलेशन का मतलब ये है कि कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. सो वंस देयर इज डायलिटेशन द आर्टरीज get increased blood supply in the cavernous spaces of the corpora cavernosa. Blood is also poured into a small amount in the corpus spongiosum, and then the spaces all filled up with the blood, and this enlargement of the erectile tissue compress on the veins. तो veins compress होती हैं, तो ज़्यादा blood आ रहा है इन erectile tissues में और blood वापस नहीं जा रहा. इसकी वजह से
there is erection. So erection is caused by engorged blood supply, heavy blood supply. Expansion of the corpora cavernosa and to a lesser extent to corpus spongiosum stretches the deep fascia. तो इनके blood भरने की वजह से ये खींचते हैं, deep fascia खींचता है. This restricts the enlargement of the penis. Further blood flow increases the pressure within the erectile tissue, leads to rigidity of the penis. तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, जैसे टायर के अंदर प्रेशर से आप हवा भरें तो एक वक्त के बाद इट स्टार्ट्स फीलिंग वेरी वेरी हार्ड स्ट्रक्चर. क्यों? क्योंकि उसमें हवा भरी हुई है विद प्रेशर. बिल्कुल ऐसे ही पीनस में blood भर जाता है with pressure, so the penis becomes a very hard and tough tissue. Okay, erection is controlled by the parasympathetic supply. S2 S4 is the root value, and point and shoot ये आपने याद रखना है, ठीक है? Point and shoot. So point is for parasympathetic erection. Point, where the points towards the target, and shoot is the release of the sperms, that is sympathetic supply. Okay, phimosis is a condition in which the foreskin cannot be retracted from around the tip of the penis. It may be treated by a hygiene cream. Surgery is an option to remove the skin. Circumcision is routinely done to remove the foreskin. ये मैं आपको बता रहा था कि कई religions में भी, कई geographical areas में, कई ethnicities में it is very very normal and common. Actually it's a norm in those areas कि जो glands के ऊपर skin है उसको remove कर देते हैं. That process is known as circumcision. Okay, so all that you have to know about penis is done. Now let us start talking about scrotum. Scrotum जो है, that is another external genital organ which is simply a cutaneous bag, यानी skin का एक bag है which contains testes, right और left testes. ठीक है, और उसमें epididymis भी है. तो ये दोनों हम अभी structures discuss करेंगे, testis का भी, epididymis का भी. लेकिन पहले कुछ general features of scrotum anatomy. Okay, externally the scrotum is divided into right and the left half by a ridge or raphe which is continuous forwards onto the anterior surface of the penis and backwards towards the perineum and anus. So if you look at the anus, और ये इस एंगल से हम देख रहे हैं कि suppose if I draw thighs, so these are the thighs of the person, rather because this is the anal opening, so I have to be a little more careful like this. So these are the thighs and the person is in the lithotomy position, for example. So you are seeing the anus and you are seeing the under surface of the penis. तो ये देखें median raphe है जिससे it is divided into the right half and the left half. Testis का external surface या scrotum का जो external surface है वो right और left half में by median raphe divided. The left half in the standing position hangs a little lower than the right half. That's normal. And this is basically in accordance with the length of the spermatic cord. So जो length ज़्यादा होगी तो वो hang करेगा part. Okay, so left side is usually routinely hanging as compared to the right part of the scrotum. Under the influence of the cold and in young and robust persons, the scrotum is short, corrugated and closely applied to the testis. This is due to the contraction of the muscle, जो कि subcutaneous muscle है scrotum में, which is known as dartos. So dartos cold में, for example, it starts contraction और scrotum सुकड़ जाता है and becomes very very close to the testis. However, under the influence of the warmth and in old and debilitated persons, the scrotum is elongated and flaccid due to relaxation of the dartos muscle. Okay, from this it appears that the dartos muscle helps in regulation of the temperature within the scrotum. It's very important muscle और ये subcutaneous muscle है, one of the few muscles in the body which are subcutaneous. कितनी layers होती हैं scrotum की? It is made up of skin, then there is a dartos muscle, then there is external spermatic fascia, cremastic muscle and fascia and from the internal oblique, and the internal spermatic fascia from fascia transversalis. So if you look here, all these layers are very clearly labeled here. The outermost layer is the skin, then there is a dartos muscle, and then number 3 is the external spermatic fascia, then cremastic muscle and fascia, then internal spermatic fascia, and then comes the testis. So the testis is the internal organ, but then we have all these layers of scrotum. And it's a very very important point because exam में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, layers of scrotum. So you should know all these layers. Blood supply क्या है scrotum की? Supplied by the superficial external pudendal, deep external pudendal. So you have to kind of remember these blood supply. And the nerve supply, the anterior third of the scrotum is supplied by the segment L1 of the spinal cord by ilioinguinal,
and the genital branch of the genitofemoral. So if, for example, you divide the scrotum by a line into an anterior part and a posterior part, the anterior part is supplied by the L1 ilioinguinal genital branch, and the posterior part is supplied by S3 by these branches. Okay, so that's pretty much you have to remember. So the posterior part is supplied by S3 by posterior scrotal branches, posterior cutaneous nerve of thigh, and the datos muscle, which is a subcutaneous muscle, is supplied by the genital branch of genitofemoral. So ये kind of याद करने वाली चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी. Okay, and then scrotum, because it is it is full of hair, basically skin है तो उस पे बहुत सारे hairs होते हैं, तो उन hair follicle की वजह से sebaceous cyst is a very very common disease in scrotal area. Also it's a very loose skin, lax skin है, तो इसीलिए edema के लिए, in edema liquid tend to accumulate here, so it's a common site for edema, remember this. Okay, and then there is some embryological problem, hydrocele, epididymis, ये हम discuss करेंगे embryological lectures में, अभी हमारा topic नहीं है. Okay, so with this, scrotum is a simple topic to study basically. Now let us talk about the anatomy of testes. अच्छा, testes are the counterpart या they are homologous to ovary in the female, तो इनको हम नाम देते हैं मेल गोनेड्स. गोनेड का मतलब है वो ऑर्गन जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जनरेट करेगा. मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से हैं? स्पर्म, फॉर एग्जांपल. सो स्पर्म जनरेट करना काम है टेस्टिस का. देयर आर टू टेस्टिस, राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस, एंड दे आर सस्पेंडेड इन द स्क्रॉटम बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड. यानी लेट मी फाइंड अ डायग्राम फॉर यू. सो दिस इज द टेस्टिस फॉर एग्जांपल, देन दिस इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड. तो ये इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ लटकी होते हैं टेस्टिस in the scrotum. Okay, it lies obliquely, so the upper pole is tilted forward and laterally, so that's the location of the testicle balls. The left testis is slightly lower than the right testis, ये मैं पहले भी बता चुका. These are oval in shape and compressed from side to side, so ये बिल्कुल round structure नहीं है, they are oval compressed from side to side. 3.5 centimeter, 75 centimeter long, 2.5 centimeter broad. Dimensions याद रहे तो ठीक है, नहीं भी याद रहे तो it's okay. Roughly around 10 to 15 grams in adult males. Okay, that's the organization. The external features, there are two poles. There is an upper pole, there is a lower pole, and you can see it is a little tilted. There is an anterior border, there is a posterior border, and there are two surfaces, lateral surface and medial, जो उस तरफ होगी. नहीं, two poles हैं, upper and lower, two borders हैं, anterior and posterior, two surfaces हैं, medial and lateral. ठीक है, upper and lower poles are convex, यानी इस तरह से upper pole भी convex है, lower pole भी convex है. So the upper and lower poles both are convex in their structure, and the upper pole provide attachment to the spermatic cord because it is attached with the spermatic cord. ये बात मैंने आपको बता दी already. The anterior border is convex and smooth, and it is fully covered by tunica vaginalis, so the covering. The posterior border is straight, so this is anterior border which is curved, this is mostly straight, and the posterior border is partially covered with the tunica vaginalis. Then there is a structure called epididymis that lies along the lateral part of the posterior border. Epididymis अभी अलग से हम पढ़ेंगे. There is a head of epididymis, then body of epididymis, which then continues as ductus deferens. We will discuss this structure later in this video. Okay. Now the medial and the lateral surfaces of testes are convex surfaces. They are smooth. Attached to the upper pole of the testis, there is a small oval body which is known as appendix of testis. It is the remnant of the paramesonephric. So embryological इसका origin है, but the point is कि appendix आपकी body में सिर्फ GI tract में नहीं होता, यहाँ भी होता है. देखें, appendix of epididymis. So this is attached here, and then there is appendix of testis. So two upper pole पे appendix of testis. Okay, appendix of epididymis is attached to the epididymis. Now कवरिंग क्या क्या है टेस्टिस की? प्रोटेक्टिव लेयर कौन कौन सी हैं? सो द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द लेयर्स ऑफ द स्क्रॉटम. एक तो ये देखें, ये वाली जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, इफ़ यू लुक अगेन टू दिस डायग्राम यू विल हैव एन आइडिया कि ये देखो टेस्टिस है ना, तो इस टेस्टिस की कवरिंग का मतलब है ये बाहर जितनी कवरिंग्स हैं इसकी भी तो कवरिंग्स हैं. तो
स्क्रॉटम की जो कवरिंग्स हैं एक्चुअली वो भी टेस्टिस की कवरिंग्स हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस कि ऑल द कवरिंग्स दैट वी डिस्कस्ड इन स्क्रॉटम आर आल्सो द कवरिंग्स ऑफ टेस्टिस. सो जो तीन कोट्स हैं जो इमीडिएटली टेस्टिस के अराउंड हैं वो फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड अगर बात करें यानी बाहर से अंदर की तरफ, तो दे आर ट्यूनिका वेजिनालिस, एल्बुजिनिया एंड वेस्कुलोसा. क्या मतलब हुआ? मतलब ये होगा, देखो अगर ये टेस्टिस हैं तो तीन लेयर्स हैं. जो सबसे बाहर लेयर है दैट इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनालिस, फिर उसके बाद है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे जो इंटरनल लेयर है दैट इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा. अच्छा, सिर्फ ये तीन लेयर्स नहीं है टेस्टिस की, देयर आर आल्सो अदर लेयर्स जो एक्चुअली स्क्रोटम के लेयर थी. आपको याद है देयर वाज अ स्किन, द डार्टस मसल एंड ऑल दोज लेयर्स व्हिच वर द लेयर्स ऑफ स्क्रोटम. वो तो हैं ही, लेकिन तीन इमीडिएट कवरिंग्स हैं टेस्टिस की. ट्यूनिका वेजिनालिस सबसे बाहर, देन एल्बुजिनिया इन द मिडल एंड देन ट्यूनिका वेस्कुलोसा. ओके, सो ट्यूनिका वेजिनालिस, एल्बुजिनिया एंड देन वेस्कुलोसा इज द इनर मोस्ट लेयर जिसमें बेसिकली ब्लड वेसल्स रन करेंगी. अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की जरा डीप, तो ये देखो अब तक जो मैंने बात की है आपको लोकेशन बताई टेस्टिस की, बॉर्डर्स, अपर पोल, लोअर पोल, मीडियल, लेटरल सर्फेसेस. वी टॉक्ड अबाउट के टेस्टिस की कवरिंग्स क्या हैं. नाउ द स्ट्रक्चर, इट्स अ ग्लैंड ना, बिकॉज इट्स अ ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द टेस्टिस, बिकॉज उसमें बहुत सारे लॉब्यूल्स हैं, अबाउट 200 to 300 लॉब्यूल्स, और इस ग्लैंड का प्रोडक्ट बेसिकली है स्पर्म. Each lobule contains 2 to 3 seminiferous tubules. So these are the key structure. Each tubule is highly coiled on itself when stretched out. यानी अगर इसको पकड़ के खोल दें, एक सिरा इधर ले जाएं और इस ट्यूब का एक सिरा इधर ले जाएं, तो हर ट्यूब तकरीबन 60 सेंटीमीटर इन लेंथ है. It's a big structure, about 0.2 millimeters in diameter. The tubules are lined by the cells which represent stages in the formation of the spermatozoa. So ये जो tubes हैं, so if you look at the diagram, now here we are seeing कि ये testis है और ये testis के different lobules हैं. हर lobule के अंदर you see there are seminiferous tubule. तो ये हर lobule के अंदर है. यहाँ भी seminiferous tubule है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. So these are all the seminiferous tubules. Now these seminiferous tubules, they join together at the apices of the lobule to form 20 to 30 straight tubule which enter the mediastinum. देखो अब हो क्या रहा है कि ये जितनी भी seminiferous tubules हैं, they all make and they basically fuse with each other to make the straight tubule. So ये टेस्टिस का एक सेक्शन है, ये ऑब्वियसली उसका लॉब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स, और ये टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द लॉब्यूल यानी इस पॉइंट पर आकर यहाँ की भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ की भी दे बिकम स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स. अब ये कॉन्वोल्यूटेड नहीं है, देखें स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट. अब ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड स्ट्रेट ट्यूब्यूल. इन स्ट्रेट ट्यूब्यूल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए ये किन से बनती हैं. दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अब स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बन गई. हेयर दे एनास्टमोज विद ईच अदर टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल नोन एज रेटिटेस्टिस. अब ये जो जितने भी स्ट्रेट ट्यूब्यूल यहाँ बनेंगे वो यहाँ पे एक नेटवर्क बना रहे हैं, आपस में सब मर्ज हो रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं. दिस नेटवर्क इज नोन एज रेटिटेस्टिस. देखो टर्म्स याद रखना ज़रूरी है. सबसे पहले मैंने आपको बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रेट ट्यूब्यूल, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेटिटेस्टिस. हर टर्म क्लियर होगा तो एनाटॉमी समझ में आएगी, वरना कंफ्यूज होते रहेंगे. नाउ रेटिटेस्टिस बता दिया. इन टर्न द रेटिटेस्टिस गिव्स ऑफ 12 to 30 efferent ductule which emerge near the upper pole of the testis and they enter the epididymis. अब यहाँ पर ये जो रेटिटेस्टिस बना था यानी ये जो नेटवर्क बना था, इसमें से जो ट्यूब निकल रही हैं इनको नाम देते हैं इफरेंट ट्यूब्यूल. लेट मी सी इफ इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ भी नहीं दिखाया हुआ, बट मैं आपको यही बता देता हूँ. सो ये रेटिटेस्टिस है, इनमें से जो ट्यूब्यूल निकल रही हैं दीज ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड इफरेंट ट्यूब्यूल. और ये इफरेंट डक्ट्यूल्स यहाँ पे ये आगे कंटिन्यू करके देखें ये लेबल किया हुआ है, ये इफरेंट डक्ट्यूल्स कंटिन्यू करके एंटर हो जाते हैं अब किसमें, एपिडाइडमिस. तो ट्राई टू इमेजिन द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म. देखें स्पर्म बनेगा कहाँ, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसके बाद जाएगा स्ट्रेट ट्यूब्यूल में, उसके बाद जाएगा रेटिटेस्टिस में, उसके बाद जाएगा इफरेंट डक्ट्यूल में और फिर जाएगा एपिडाइडमिस में. सो दैट इज द रूट फॉर स्पर्म. ओके, तो ये आपको सारी ट्यूब्स के नाम वाम भाई पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है. हेयर ईच ट्यूब्यूल बिकम्स हाईली coiled and forms a lobe in the head of the epididymis. The tubule end in a single duct which is coiled upon itself to form the body and the tail of the epididymis. ये epididymis में थोड़ी देर में बताता हूँ. And then the epididymis is continuous with the ductus and ये जो ductus difference है that ये देखें अब ये epididymis है सारा, epididymis continue कर रहा है किस चीज़ के अंदर, into the ductus difference. So that's how the travel and organization of
sperm flow basically happens. Okay, now arterial supply क्या है जनाब testis की? Testicular artery, बड़ी आसान बात है ये तो याद रखना. Testicular artery, it's a branch of the abdominal aorta given at the level of L2. It descends on the posterior abdominal wall to reach the deep inguinal ring, and then it enters the spermatic cord. At the posterior border of the testis, it divides into branches, some small branches, and they supply the testicular material as well as the coverings. So simple, testicular branch याद रखना है, L2 deep inguinal ligament, not the ligament, sorry, deep inguinal ring जिससे ये गुजरती है. Venous drainage testis का, that's interesting. The veins emerging from the testis form the pampiniform plexus. ये नाम नहीं भूलना, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि what is the pampiniform plexus. So you must know the pampiniform plexus. The anterior part of the plexus is arranged around the testicular artery. The middle part around the ductus deferens and its artery, and the posterior part is isolated. So ये जो pampiniform plexus है उसके 3 parts हैं. There's an anterior part, there's a posterior part, there's a, so ये सारे parts, और ये actually हैं किधर, किस चीज़ के around हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए. The anterior part जो है it is around the testicular artery, the middle part is around the ductus deferens and its artery, and the posterior part is isolated, किसी खास structure के around नहीं है. The plexus condenses into 4 veins at the superficial inguinal ring and into 2 veins at the deep inguinal ring. All very, very important stuff. Okay, these veins accompany the testicular artery, and ultimately one vein is formed which drains into the inferior vena cava on the right side and into the left renal on the left side. So अल्टीमेट तो ड्रेनेज ये है कि फ्रॉम द राइट टेस्टिस अगर हम बात करें तो इट गोज इनटू द इंफीरियर वेना केवा, और अगर लेफ्ट टेस्टिस की बात करें तो इट गोज इनटू द लेफ्ट रीनल वेन. लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ये इंपॉर्टेंट है. देखें ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस है. सो देयर इज अ प्लेक्सिस ऑफ वेन्स which is actually draining the testis. तो ये पूरा जो plexus है, ये plexus inguinal ligament दिखाया है, superficial inguinal ring दिखाया है. This is the superficial inguinal ring and this is the deep inguinal ring. ठीक है, अब ज़रा इस डायग्राम को कॉन्टेक्स्ट में देखें और इस को हम पढ़ते अगर जाएं तो you see कि जो पूरा plexus है ये superficial inguinal ring में आकर there are 4 veins है, और ये 4 वेन्स पे मजीद मर्ज हो जाती हैं. डीप इंगुइनल रिंग पर 4 की 2 वेन्स बन जाती हैं, और फिर फर्दर ये 2 वेन से 1 वेन बन जाती है जो कि लेफ्ट साइड पे ड्रेन होती है इनटू दी लेफ्ट रीनल वेन. लेकिन राइट साइड पे ऑर्गेनाइजेशन तो यही है, देयर इज पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, ये सारा खिंच-पिच. लेकिन सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग की जगह पर देयर आर 4 वेन्स, डीप की जगह पे देयर आर 2 वेन्स. मर्ज होती जा रही है ना, बहुत सारा प्लेक्सिस था, उससे पहले 4 वेन्स बनी, ये 4 ने मर्ज होके 2 वेन्स बना दी, 2 मर्ज होके 1 वेन बन गई, और राइट साइड पे वो एंटर हो रही है इनटू द इंफीरियर वेना केवा. सो दिस इज अ गुड डायग्राम एंड बिकॉज इट मेक्स यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, lymphatic drainage किधर है जनाब? The lymphatics from the testes ascend along the testicular vessel and drain into the pre-aortic and para-aortic group of lymph nodes at the level of L2 vertebrae. Now, nerve supply is by the sympathetic supply, T10 area of the spinal cord. They pass through the renal and the aortic plexus. The nerves are both afferent for testicular sensation, feel karna, and efferent to the blood vessels, vasomotor. Okay. Histologically, histology यार मैं already IBS से करा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसको टच नहीं करता histology को, so don't worry about histology at the moment. और development, ये 2 चीज़ें मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है. So I'm not talking about development, I'm not talking about histology, I'm only talking about the regional gross anatomy. कुछ क्लिनिकल स्टफ हैं. यूनिलेटरल एब्सेंस ऑफ टेस्टिस, एक टेस्टिस है ही नहीं, नोन एज मोनोआर्किज्म है, दोनों ही नहीं है तो एनआर्किज्म. अनडिसेंडेंट टेस्टिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना, ऑल्सो नोन एज क्रिप्टोआर्किज्म, जिसमें जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होके स्क्रोटम में नहीं आती, और इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं. बेसिकली वो हम एम्ब्रियोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट व्हाट हैपेंस के दे रिमेन इन द एब्डोमेन और इन द रूट बाय विच दे आर ट्रांसफर्ड. सो ये पूरा रूट ट्रेवल करके इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में आते हैं, तो बीच में ये कहीं भी फंस सकते हैं. एब्डोमेन में रह सकता है, इंग्वाइनल कैनाल में रह सकता है, वेयर एवर. एक्टोपिक टेस्टिस, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, may occupy an abnormal position due to deviation from the normal route. कहीं भी फंस सकता है, into the femoral canal, somewhere in the abdomen, front of the thigh, anywhere
the testis can be stuck and that is known as ectopic testis, क्योंकि वो उसकी जगह नहीं है लेकिन वहाँ पे वो फंस गया है. Hermaphroditism or intersex is a condition in which an individual shows some features of male and some features of female individual. In true hermaphroditism, both testes and ovaries are present. This is a complicated scenario. In pseudo-hermaphroditism, the gonad is of one sex only, while the external or internal genitalia are of the opposite sex. यानी अगर किसी में testis है, but external genitalia में penis नहीं है, vulva है, vagina है, so that is known as pseudo-hermaphroditism, or vice versa. The testis and epididymis may be the site of various infection and tumors. So many tumors are known. For example, their dilatation of the blood vessels, pampiniform plexus का जो dilatation is known as varicocele. Very interesting, surgery में बहुत काम की चीज़ है. So टेस्टिस में स्ट्रक्चर वाइज जो आपको मेन बात याद रखनी है ना, वो ये कि इसकी जो ट्यूबुलर अरेंजमेंट है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट. सो इन द लोब्यूल ऑफ द टेस्टिस देयर आर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, स्ट्रेट ट्यूब्यूल, देन रेटिटेस्टिस, then efferent tubules, yeah, ductules, and then epididymis. Okay, and then it continues into the spermatic cord. Vast difference. Right, okay. What else do we need to discuss is the last bit of male external genitals, and this is epididymis. Epididymis is an organ made up of highly coiled tubular structure that act as a reservoir for spermatozoa. The main job of it is to store the sperms. Parts क्या क्या हैं? There is a head of epididymis. The head is enlarged and is connected to the upper pole of the testis by the efferent ductule. आपको ये trauma पता है. The middle part is called the body, and then the lower part is called tail. The head is made up of highly coiled efferent ductules. The body and tail are made up of single duct, the duct of epididymis, which is highly coiled on itself. At the lower end of the tail, this duct becomes continuous with the ductus deferens, which means conducting away. So ductus deferens. So basically इसमें कोई नई बात आपको नहीं बताई, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. वही बात है कि जो epididymis है उसका there is a head of epididymis जिसके अंदर efferent tubules हैं, then there is a body and then there is a tail, and then the tail of epididymis is then continuous with vas deferens. So इसका काम है to store the sperm and then to release the sperm when required. कौन सी blood vessels हैं जनाब? The epididymis is also supplied by testicular artery, same artery which supplies testes. The venous and the lymphatic drain are also similar to the testis. यानी venous drainage जाएगा into the pampiniform plexus, और lymphatic drainage भी same है as that of testis. Like the testis, the epididymis is supplied by the sympathetic nerve through the testicular plexus of the T11 to L1. So काफ़ी सारी चीज़ें टेस्टिस की जैसी हैं, इसीलिए तो यहाँ पढ़ रहे हैं. The common cause of epididymitis, which is the inflammation of epididymis, and epidydymorchitis are tuberculosis. So very commonly affected organ, epididymis as well as testis in tuberculosis, filariasis, gonococcal diseases, and sexually transmitted diseases. Okay. Now they are here talking about the histology of the male reproductive system. I'm not going to do this because इंद्रबीर सिंह मेरे हिस्टोलॉजी के लेक्चर अलग प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ क्यों छेड़ूँ. मैं हिस्टोलॉजी को भी नहीं छेड़ा और मैं एम्ब्रियोलॉजी को भी नहीं छेड़ा, बिकॉज जाओ मेरे लैंगमैन के लेक्चर देखो यार, लैंगमैन की प्लेलिस्ट में ये पड़ा हुआ है. सो गो वॉच माई लैंगमैन वीडियोज टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटल सिस्टम. ये केस देखते हैं क्या, फिर फिनिश करते हैं वीडियो को. देयर इज अ प्रीमेच्योर मेल इन्फेंट born and brought to the hospital. His mother complained of empty right scrotal sac. माँ ने ये नोटिस किया कि जो राइट साइड का स्क्रॉटम है उसमें टेस्टिस नहीं है, there is no ball in there, and there is a swelling in the right inguinal region. तो ऐसा लग रहा है कि जो राइट टेस्टिस है वो नीचे ट्रेवल नहीं किया, तो स्क्रॉटम खाली है और इंग्वाइनल रीजन में स्वेलिंग है, तो टेस्टिस वहाँ फंस गया है. Why is the right side of the scrotal sac empty? Because descent नहीं हुआ testis. And what are the time events of the descent of testis? So since the child is premature, the testis has not descended on the right side. The mass in the right inguinal region is the testis. It will descend down on its own within a few months, and the timeline descent during the second month of the intrauterine life reaches the iliac fossa पे आता है 3rd month, inguinal canal में आता है 7th month, and comes down to the superficial inguinal ring during the 8th month and reaches the scrotum in the 9th month. ये बेबी premature पैदा हुआ है, तो अब इसको 9 महीने पूरे नहीं हुए. So the ideal scenario here would be to wait for 9 months at least. It may come down in the scrotum and things will be normal. Okay, so that's all about the male external genitals, and आपसे मुलाकात होगी एनाटॉमी की अगली वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.